इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है 1961 का समय दिखाते हुए, जहां पर इंसान अभी तक मून तक भी नहीं पहुंचे होते। हमें तो अब नासा के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग दिखाए जाते हैं, जो कि उनके एक रॉकेट को टेस्ट कर रहे थे। नील तो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए उस रॉकेट को लेकर बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच गए होते हैं। हालांकि ये नासा की एक बहुत ही बेस्ट रॉकेट की टेस्टिंग थी, इसीलिए उन्हें अंतरिक्ष में जाकर सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके वापस आना था। नील आर्मस्ट्रांग ने तो सारी चीजें तो अच्छी तरीके से की, पर बीच में उनका ध्यान भटक जाता है। जैसे लग रहा था कि वो नासा द्वारा प्रोवाइड किए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से रॉकेट की ट्रेजेक्टरी का पार्ट जो सेट किया गया था वो बदल गया, और अब इन सारी गड़बड़ी के कारण वो रॉकेट बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। रॉकेट की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी और सभी को तो ये लगने लगा कि इसमें नील आर्मस्ट्रांग नहीं बच पाएंगे, वो रॉकेट बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश हो जाएगा। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने काफी कोशिश की और उस रॉकेट को कंट्रोल करते हुए एक रेगिस्तान में लैंड करा दिया। हालांकि उन्हें इससे ज्यादा चोट नहीं लगी होती, पर नासा का वो रॉकेट जो कि वो टेस्ट कर रहे थे वो पूरा खराब हो चुका होता है। नासा की रेस्क्यू टीम उस जगह पर तुरंत ही आ गई और नील को वहां से निकाल लिया। दरअसल नासा वाले अभी भी ट्राई कर रहे थे कि वो मून पर किसी इंसान को भेजे, जो वहां पर जाकर कई सारे मिनरल्स और अपनी रिसर्च कंटिन्यू करेगा। इससे पूरी दुनिया में नासा का पहला नाम हो जाएगा मैन मिशन करना, वो भी मून पर। हालांकि इसकी टेस्टिंग वो चालू कर चुके थे और ये थर्ड रॉकेट की टेस्टिंग थी, जो शायद पूरी तरीके से एकदम नाकामयाब रह चुकी है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो नासा पता नहीं कब तक ये मिशन कंप्लीट कर पाएगा। अब ये रॉकेट जिसके अंदर नील आर्मस्ट्रांग बैठे थे, उसके अनसक्सेसफुल होने का कारण नील को ही ठहराया जा रहा था, क्योंकि नील का ध्यान उनके इंस्ट्रक्शंस पर बिल्कुल भी नहीं था, जो कि एक एस्ट्रोनॉट के लिए अहम बात होती है। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग को कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े एस्ट्रोनॉट थे। वो तो एक बहुत ही अच्छे सीनियर एस्ट्रोनॉट हैं, जिन्होंने कई सारे नासा के स्पेस मिशन में हेल्प की है। अब यहाँ नील वापस अपने फैमिली के पास लौट आया था। सबसे दुख की बात यह होती है कि नील की छोटी बेटी, जिसका नाम कैरल होता है, उसे ब्रेन ट्यूमर था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि इतनी छोटी सी उम्र में उसका ऑपरेशन किया जाने वाला था। इन्हीं सारी चीजों से नील का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब रहता और उसे अपनी बेटी की बहुत फिक्र रहती। एक दिन नील जब अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था तो वो कहता है कि नासा एक और मिशन कर रहा है, जिसमें कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे जैसे एस्ट्रोनॉट्स को बहुत मानते हैं और इसके बदले शायद वो तुम्हें काफी पैसे भी प्रोवाइड करे। लेकिन नील फिलहाल के लिए कहता है कि मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं कहीं भी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। नील ये बोलकर उस मिशन को रिजेक्ट कर देता है, पर अफसोस की बात यह हो गई कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उसकी बेटी कैरल की मृत्यु हो जाती है। नील बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगा, क्योंकि वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। वो तो अपनी छोटी बेटी कैरल की फ्यूनरल में भी बहुत ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि नील अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार जो किया करता था। लेकिन समय धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। अब नील यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर ही कर रहा था, तभी उसे नासा के हेडक्वार्टर से कॉल आता है। नासा का एक सीनियर ऑफिसर नील को बता रहा था कि तुम्हें चुन लिया गया है नासा के उस स्पेस मिशन में, जिसके अंदर वो अपने काबिल एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेंगे। नील आर्मस्ट्रांग की वाइफ ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये बड़े सम्मान वाली बात थी और इसके बदले नासा वाले काफी सारे पैसे भी देने के लिए तैयार थे। इसीलिए अब नील ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और वो अगले दिन से तुरंत ही चला गया हेडक्वार्टर के अंदर, जहाँ पर इस मिशन की तैयारी की जाएगी। नील आर्मस्ट्रांग की तरह और भी सारे एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे जो इस मिशन में शामिल होंगे और आगे चलकर नासा का नाम रोशन करेंगे। उन सभी एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ये मिशन काफी इंपॉर्टेंट था। उन्हें हर एक कदम बहुत ही बारीकी से रखना होगा और प्रॉपर प्लान्ड होना चाहिए। लेकिन सारे एस्ट्रोनॉट्स की ये ट्रेनिंग बिल्कुल भी इजी नहीं होती। उन्हें इतनी डिफिकल्ट लेवल से गुजरना पड़ता है, जो कि वो अंतरिक्ष में एक्सपीरियंस करेंगे। नील आर्मस्ट्रांग तो अपने सारे एस्ट्रोनॉट साथियों के साथ लगातार ट्रेनिंग में लग गए थे। जब यहाँ सारे एस्ट्रोनॉट्स को एक एक करके घूमते हुए मशीन के अंदर डाला जा रहा था, ताकि वो हर चीजें एक्सपीरियंस कर सकें। शुरुआत में नील को लगा कि वो ये सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेगा, लेकिन उनके मन में अभी भी कैरल की यादें चल रही थी, जो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय तक नील आर्मस्ट्रांग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इस टेस्ट के अंदर तो कई एस्ट्रोनॉट्स को एकदम से ब्लैकआउट हो जाता था और वो वॉमिटिंग भी करने लगते। लेकिन वो सब जैसे जैसे टाइम देते गए वो टेस्ट को क्लियर करते गए और अब उन सारे एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी।
सिर्फ अब वो वेट कर रहे थे कि कब वो सब मिशन के ऊपर जाएं। नील आर्मस्ट्रांग भी अब अपनी फैमिली के साथ रहकर अपनी मरी हुई बेटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचते। एक दिन वो सभी अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी टीवी पर एक न्यूज आती है कि सोवियत यूनियन ने अपना पहला कदम अंतरिक्ष में रख दिया है। यानी कि सोवियत यूनियन ने अपना पहला एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में छोड़ा था, जो कि स्पेसशिप से बाहर निकलकर वहां की एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, जिससे कि ये बात क्लैरिफाई हो जाती है कि सोवियत यूनियन वाले स्पेस एक्सप्लोरेशन में नासा से थोड़ा आगे निकल चुके हैं और अब उनका पूरा फोकस है मून के ऊपर सबसे पहला कदम रखना। नासा वालों को जब ये बात पता चलती है तो सारे लोगों का मुंह उतर गया था, क्योंकि वो मून मिशन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे और सोवियत यूनियन अगर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो उनकी मेहनत का कुछ फायदा नहीं होगा। इसी वजह से नासा के सभी एस्ट्रोनॉट्स चाहते थे कि उनका मिशन जल्दी कंप्लीट हो और वो जल्द से जल्द मिशन कंप्लीट करके मून के सरफेस पर सबसे पहला कदम रखें। अब यहाँ नील आर्मस्ट्रांग को फ्लोरिडा बुलाया जाता है कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत के लिए। उनसे कुछ इन्वेस्टर्स और वैज्ञानिक मिल रहे थे जिन्होंने उस पूरे स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन किया था। वो सभी तो नील आर्मस्ट्रांग को पूरे जेमिनी प्रोजेक्ट का लीडर बना देते हैं, जिसमें कि वही मिशन को लीड करेंगे। लेकिन वो साथ ही साथ एक और बात बता रहे थे कि ये मिशन इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो सारे के सारे एस्ट्रोनॉट्स मारे जाएंगे और फिर वापस पृथ्वी पर लौटने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए मिशन को कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। नील अब अपने घर पर आ जाता है जो अपने बेटे को पढ़ा रहा था। तभी अचानक एड नाम का उसका एक साथी नील के पास आकर उसे एक शॉकिंग न्यूज देता है। उसने नील को बताया कि हमारा वो पुराना साथी जिसका नाम इलियट था, वो नासा के रॉकेट टेस्टिंग फेज में मारा गया। वो स्पेसक्राफ्ट पूरी तरीके से क्रैश हो गया जिसमें इलियट की मृत्यु हो गई। नील को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और अब वो अपने पूरे बैचमेट्स के साथ इलियट के फ्यूनरल में चला गया था। इससे एटलीस्ट इलियट की आत्मा को शांति मिल जाएगी। वो सारे एस्ट्रोनॉट्स तो उसी दुर्घटना के बारे में बात कर रहे थे जिसमें कि एलियट की मृत्यु हो गई। एक एस्ट्रोनॉट तो कह रहा होता है कि इसमें इलियट की गलती थी क्योंकि उसकी स्पीड एस्टिमेटेड स्पीड के बराबर नहीं थी। इस बात से नील उस एस्ट्रोनॉट पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसका दिमाग पहले से ही खराब था। नील को तो अभी भी अपनी आंखों के सामने अपनी मरी हुई बेटी कैरल दिखाई देती है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद वो अपने मन को शांत रख रहा था और उसे विश्वास था कि वो मिशन कंप्लीट कर लेंगे। मिशन के अंदर तो सिर्फ एक ही दिन बाकी था और यहाँ नील टेलीस्कोप की मदद से अलग अलग सितारे और आसमान को देख रहा होता है। एड अब नील के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें अपने आखिरी मोमेंट अपनी फैमिली के साथ बिताने चाहिए, लेकिन नील का साफ जवाब था कि मेरा सपना पहले से क्लियर है, मुझे इंसानी जगत को स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत आगे लेकर जाना है। इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े मैं दूंगा। अगले दिन अब नील आर्मस्ट्रांग के साथ 2 और एस्ट्रोनॉट्स को चुना जाता है जेमिनी 8 स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाने के लिए। जल्द से जल्द सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद उन तीनों को जेमिनी 8 के अंदर ट्रांसफर किया गया और जल्द से जल्द टेक ऑफ करते हुए वो अंतरिक्ष की तरफ निकल गए। सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते ही ट्रेजेक्टरी पाथ एकदम से मैच होने लगा और वो सब बहुत ही अच्छी तरीके से पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को पार कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें अंतरिक्ष के अंदर एक दूसरे स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम एजीना होता है उससे अपनी जेमिनी 8 स्पेसक्राफ्ट को डॉक करना होगा, यानी कि एक तरीके से जोड़ना होगा। और ऐसी टेक्निक नासा वालों ने अब तक कभी यूज ही नहीं की, इसीलिए इस समय ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि जरा सी भी गलती सारे एस्ट्रोनॉट्स की जान ले सकती थी। लेकिन फिर भी नील आर्मस्ट्रांग की लीडरशिप में वो दोनों एस्ट्रोनॉट उस डॉक को पॉसिबल कराने के लिए एजीना स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ने लगे थे। सारी चीजें एकदम स्लोली और बहुत अच्छी तरीके से की जा रही होती हैं। नील आर्मस्ट्रांग अपने सभी साथियों के साथ पूरी तरीके से रेडी थे जेमिनी 8 स्पेसक्राफ्ट को एजीना स्पेसक्राफ्ट से डॉक करने के लिए। वो उसी के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और इसकी सारी इंफॉर्मेशन वो नासा के हेडक्वार्टर में प्रोवाइड कर रहे थे। धरती पर मौजूद सभी लोग इस लाइव चैट को सुन रहे होते हैं। सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए नील और उसकी टीम स्पेसक्राफ्ट को एजीना स्पेसक्राफ्ट से डॉक करने में कामयाब भी हो जाती है। ये बात पता चलने पर नासा के हेडक्वार्टर में सभी लोग खुश हो गए और पूरी तरीके से जश्न मनाने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके सिस्टम के अंदर थोड़ी सी खराबी आ गई है। नील आर्मस्ट्रांग और उसकी पूरी स्पेसक्राफ्ट जिससे डॉक हुआ था वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। डॉक के बाद वो बहुत ही अजीब तरीके से गोल गोल घूमने लगे थे। उनमें से एक एस्ट्रोनॉट तो तुरंत ही बेहोश हो गया। इसीलिए अब नील आर्मस्ट्रांग को एक डिसीजन लेना पड़ा और उन्होंने अपना स्पेसक्राफ्ट एजीना से अलग कर दिया। हालांकि उनका स्पेसक्राफ्ट अभी भी गोल गोल घूम रहा होता है
उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन नासा के हेडक्वार्टर में दी कि वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और इस तरीके से वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी नील आर्मस्ट्रांग इस तरीके से हार नहीं मानते। उन्होंने फिलहाल के लिए स्पेसक्राफ्ट के सारे सिस्टम्स बंद कर दिए और थर्मल बूस्टर्स की मदद से उन्हें कंट्रोल में किया। तब जाकर वो स्पेसक्राफ्ट एक जगह पर रुक जाता है और घूमना बंद करता है। यानी कि नील आर्मस्ट्रांग ने इस क्रिटिकल कंडीशन में भी सावधानी से काम लिया और अब वो नासा को बताने लगे कि हमें पृथ्वी पर लैंड करना होगा, ये मिशन इससे आगे नहीं बढ़ सकता। कैसे भी करके अब सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं और ट्रेजेक्टरी पाथ सेट करके उन्हें लैंड कराया जाता है। अब नासा के हेड और वो सारे एस्ट्रोनॉट्स को बुलाया जा रहा था जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे इस अनसक्सेसफुल मिशन का। सारे मीडिया वाले तो नील आर्मस्ट्रांग को इसका दोषी मानते हैं क्योंकि वही मेन लीडर थे, लेकिन यहाँ नासा के हेड ने बताया कि हमारे हिसाब से ये मिशन सक्सेसफुल हो चुका है क्योंकि हमारा मेन मोटिव था कि जेमिनी स्पेसक्राफ्ट को अजीना से डॉक करना, जो कि नील आर्मस्ट्रांग और उसके क्रू मेंबर्स ने बड़ी अच्छी तरीके से किया। इसीलिए हमें नील आर्मस्ट्रांग से कोई शिकायत नहीं है। इस बात से नील को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और वो अपने आगे की मिशन में पूरी तरीके से फोकस करने लगे थे। अब नील आर्मस्ट्रांग यहाँ पर अपने एक दोस्त के पास आ जाते हैं जिसका नाम एड था। एड यहाँ पर अपने बारे में बताता है कि उसे और उसके दो साथियों को एक सीक्रेट मिशन के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। वो तो पहली बार स्पेस में जाकर बाहर निकलेंगे जो सोवियत यूनियन का रिकॉर्ड तोड़ सकता था। नील अपने दोस्त के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है इस मिशन के लिए। उन सभी की ट्रेनिंग तो कल से स्टार्ट हो जाएगी। अब अगले दिन हमें नील का वो दोस्त एड दिखाया जाता है जो अपने 2 क्रू मेंबर्स के साथ उस स्पेसशिप में बैठा था। हालांकि शुरुआत में टेस्टिंग की जा रही थी, इसीलिए उन्हें थोड़ी देर तक रुकना होगा। वो तीनों स्पेसक्राफ्ट में होते हैं और वो लॉन्चिंग के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही स्पेसक्राफ्ट के सारे सिस्टम्स ऑन किए जाते हैं तो वहां पर कुछ गड़बड़ी होने के कारण एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि वो तीनों के तीनों एस्ट्रोनॉट्स उसके अंदर मारे गए। ये अब तक की सबसे खतरनाक दुर्घटनाओं में से एक था जो नासा अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि अब उनके पास ये सीक्रेट मिशन करने के लिए कोई भी रॉकेट नहीं मौजूद होता है। यहाँ नील जो कि प्रेसिडेंट के साथ व्हाइट हाउस में बिजी था, जब उसे ये खबर मिलती है कि उसके तीनों साथी मारे गए तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स उसके स्टार्टिंग बैचमेट्स थे जो शुरुआत से ही उसके साथ काम करते आ रहे हैं। नील को सच में बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि एक तो उसके दोस्त भी मारे गए और सीक्रेट मिशन भी कंप्लीट नहीं हो पाया। यानी कि अब नासा के पास बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो सोवियत यूनियन को बीट कर पाए। अब यहाँ समय बीतता जा रहा था और 1967 का मोमेंट आ चुका था। नील आर्मस्ट्रांग तो एक रिसर्च व्हीकल के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये वो व्हीकल है जिसमें कि नील आर्मस्ट्रांग और उसके जैसे कई एस्ट्रोनॉट मून पर लैंड होने के लिए यूज करेंगे। हालांकि अभी भी ये टेस्टिंग फेज था, इसीलिए नील उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। थोड़े समय तक लैंड के ऊपर हवर करने के बाद अचानक उनका कंट्रोल छूट गया। वो रिसर्च व्हीकल बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगा, लेकिन ब्लास्ट होने से पहले नील पैराशूट की मदद से बाहर आ गए। उनकी जान भी बाल बाल बचती है, नहीं तो वो भी आज मारे जाते। नील को काफी चोट लगी थी, इसीलिए उनका फर्स्ट एड किया गया। अब नील के सीनियर पास में आकर ये बताने लग जाते हैं कि ये रिसर्च व्हीकल तो अभी तक रेडी नहीं हुआ है और इसे एक्चुअल मिशन में यूज करना जिससे कि तुम मून पर लैंड करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए सीनियर्स नील को सुझाव दे रहे थे कि हमें ये व्हीकल नहीं यूज करना चाहिए, पर नील आर्मस्ट्रांग का साफ साफ कहना था कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें अपना मिशन जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो कोई और देश हमसे आगे निकल जाएगा और ये हमारे सम्मान की बात है जो कि मैं करके ही रहूंगा। यानी कि नील आर्मस्ट्रांग इसी रिसर्च व्हीकल के ऊपर भरोसा दिलाते हैं कि मैं इसे कंट्रोल करूंगा और इसी की मदद से मून पर लैंड करूंगा। सीनियर्स को भी अब नील की इस कॉन्फिडेंस को देखकर उनके ऊपर विश्वास हो जाता है। नील तो अब अपने घर पर चला गया था, जहां पर उसकी वाइफ उसके चेहरे पर मौजूद घाव को देखकर पूछने लगती है, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने उसे कुछ नहीं बताया और वहां से फ्रस्ट्रेट होकर चला गया। यहाँ पर अब इस मिशन के बारे में चारों तरफ न्यूज फैल जाती है, लेकिन हमें पब्लिक का एक नेगेटिव रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा था। सभी लोग एक तरीके से नासा के अगेंस्ट हो रहे थे और इसके ऊपर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि हाल ही में नासा के सारे मिशन अनसक्सेसफुल जा रहे हैं। तो नॉर्मल लोगों का मानना था कि नासा इस तरीके से क्यों पैसे वेस्ट कर रही है, वो भी हम सारे पब्लिक के टैक्सेस से। उनका ये भी कहना था कि अगर हम उस जगह के बारे में नहीं जानते तो वहां जा ही क्यों रहे हैं। हर तरीके से नासा वालों को नेगेटिविटी देखने मिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि नासा कुछ समय में बंद हो जाएगा, लेकिन वो सभी अपना काम जारी रखते हैं और अपोलो 11 के लिए अपॉइंट करते हैं।
एक सीनियर एस्ट्रोनॉट तो नील आर्मस्ट्रांग के पास आए और कहा कि तुम्हें अपोलो 11 के लिए चुन लिया गया है और तुम उसके अंदर लीडर का काम करोगे जो सारी चीजों को गाइड करेगा। नील आर्मस्ट्रांग ने बिना कुछ सोचे इस मिशन के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मिशन शायद आखिरी हो सकता है और अगर इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो उनका पब्लिक से भरोसा टूट जाएगा। इसीलिए उन्हें जो करना है इसी अपोलो 11 मिशन में करना है। अपोलो 11 की तैयारी चालू हो गई थी, जो मून के ऊपर लैंड करेंगे और सबसे पहला ऐसा देश बन जाएगा जो कि मून पर एस्ट्रोनॉट को भेजने में कामयाब हो चुके हैं। नील को ये पता चला कि नासा का अपोलो 10 मिशन सक्सेसफुल रहा है और अब वो प्लानिंग कर रहे थे अपोलो 11 की, जिसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी कई ज्यादा हो सकते हैं। जब ये बातें नील की वाइफ को भी पता चली तो वो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगी, क्योंकि इस मिशन में नील के वापस आने के चांसेस बहुत ही कम थे। इसीलिए नील आर्मस्ट्रांग की वाइफ उन्हें कह रही होती है कि तुम्हें अपने बच्चों को बता कर जाना होगा, क्योंकि ये मिशन इतना खतरनाक है कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। दरअसल नील आर्मस्ट्रांग की वाइफ इसीलिए इतना ज्यादा फिक्र कर रही थी क्योंकि इन्हीं सारे मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग के कई सारे बैचमेट अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और उनकी पूरी फैमिली एकदम से अनाथ हो जाती है। तो अब नील आर्मस्ट्रांग की वाइफ भी नहीं चाहती थी कि उसके साथ ऐसा हो, पर वो नील को उसके सपने पूरे करने से रोक भी नहीं सकती थी। इसीलिए नील आर्मस्ट्रांग की वाइफ सिर्फ इतना कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों को सच्चाई बतानी होगी कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इतना ज्यादा फोर्स करने के बाद नील आर्मस्ट्रांग अपने बच्चों के सामने बैठकर उन्हें सब कुछ बता देते हैं। वो कह रहे थे कि मैं चांद पर जा रहा हूँ और मुझे इसमें पूरे कई महीने लग जाएंगे। वहां से सक्सेसफुली कुछ महीने बिताने के बाद मुझे यहाँ पर क्वारंटीन रखा जाएगा, जिससे कि मून पर मौजूद कोई भी अनआइडेंटिफाई वायरस यहाँ पर ना आ सके, और अगर आ भी जाए तो क्वारंटीन होने के कारण माम लोगों तक ना पहुंचे। ये सारे प्रोसेस नील ने अपने बच्चों को समझाए, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ये जरूरी नहीं है कि मैं वापस भी आऊं। ये मिशन बहुत ही खतरनाक थे और इसमें कुछ भी हो सकता था। नील ने तो अपनी बात रख दी थी और अपने मिशन की तरफ चला गया था। उसे अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है, लेकिन अब उसके सामने दो ही चॉइसेस थे जिसमें कि उसने मिशन को ही चुना था। नील आर्मस्ट्रांग तो फ्लोरिडा के लिए निकल जाते हैं, जहां अपोलो 11 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। सारे के सारे एस्ट्रोनॉट अब स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ने लगे थे। सभी लोग उन्हें चीयर करते हैं कि ये मिशन उनके लिए सबसे बेस्ट साबित हो और सभी के सभी सही सलामत वापस पृथ्वी पर लौट जाएं। ये उन सभी के लिए बहुत ही सम्मान पूर्वक मोमेंट होता है। अब यहाँ नील आर्मस्ट्रांग, बज और माइकल नाम के एस्ट्रोनॉट अपोलो 11 मिशन के लिए निकल पड़े थे। वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स को कड़ी ट्रेनिंग दी गई थी कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और वो तीनों वही सारी प्लानिंग लेकर स्पेसक्राफ्ट में चले गए। अपोलो 11 मिशन अब जल्द से जल्द जारी कर दिया गया था, जो स्पेसक्राफ्ट में बैठकर सीधा लॉन्च कर जाते हैं। सारे लोगों की उम्मीद उनसे थी, क्योंकि ये उनका आखिरी मिशन हो सकता था और अगर ये अनसक्सेसफुल हो गया तो उन्हें पब्लिक का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। नासा तो बहुत ही ज्यादा बैंक करप्ट हो जाएगी। जल्द से जल्द नील आर्मस्ट्रांग की लीडरशिप में वो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर दिया जाता है और अपोलो 11 मिशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया था। स्पेसक्राफ्ट बहुत ही तेजी से ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए स्पेस में पहुंच जाता है, यानी कि उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को पार कर दिया और अब कई दिनों तक ट्रेवल करने पर वो सभी एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट को लेकर मून के ऑर्बिट में पहुंच चुके थे। उनका मेन काम था कि मून की सतह पर उतरना और अपना वर्चस्व स्थापित करना कि नासा ने यहाँ पर सबसे पहले कदम रखा है, जिससे कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो जाएगा। सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए थे, जिसने कि नील आर्मस्ट्रांग, माइकल और बस को फॉलो करना था। ये डिसाइड हुआ कि माइकल स्पेसक्राफ्ट में रहकर सब चीज कंट्रोल करेगा और मून की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग और माइकल उतरेंगे। वो सभी अपने स्पेसक्राफ्ट को अच्छे तरीके से एडजस्ट करने लगे, जिससे कि वो लैंडिंग की तैयारी कर सकें। पर अचानक से फ्यूल बहुत ही तेजी से कम होने लग जाता है। ये चीजें इतनी डरा देने वाली थी कि एक समय पर लगा कि वो वहीं पर मारे जाएंगे, पर नील आर्मस्ट्रांग और माइकल ने मिलकर बहुत ही अच्छी तरीके से एफिशिएंसी दिखाई और फ्यूल खत्म होने से पहले लैंडिंग की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे उनका स्पेसक्राफ्ट मून की जमीन की तरफ बढ़ता जा रहा था और अगले ही मोमेंट में वो बहुत ही सेफ लैंडिंग कर जाते हैं। अब यहाँ पर अपनी जिंदगी में पहली बार नील आर्मस्ट्रांग मून की सतह को देख पा रहे थे। वो जल्द से जल्द स्पेसक्राफ्ट से उतरते हैं और सबसे पहला कदम उसकी जमीन पर रखते हैं, जिसके बाद से ही नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे इंसान बन गए थे जिन्होंने मून के ऊपर कदम रखा था। वो तो जल्द से जल्द बस के साथ नीचे उतर गए और वहां की एक्सप्लोरेशन करने लगे। उन एस्ट्रोनॉट्स को तो अंतरिक्ष में पृथ्वी भी दिखाई दे रही होती है जहां से वो आए थे। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। तब जाकर नील आर्मस्ट्रांग को अपनी बेटी कैरल की इमेजिनेशन आने लगती है। वो याद कर पा रहे थे कि किस तरीके से जब वो इस मिशन की तैयारी कर रहे थे तो वो कैरल को पृथ्वी से मून दिखाते थे कि एक समय पर हम वहां जा सकते हैं।
पर अब नील आर्मस्ट्रांग को सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। आखिरकार उन्होंने एक मून मिशन को कंप्लीट जो कर लिया है, वो तो नाम के लिए अपनी बेटी कैरल का एक छोटा सा ब्रेसलेट मून के ऊपर ही छोड़ देते हैं। साथ ही साथ वहां से मून के सैंपल्स और कई सारी चीजें ऐसी कलेक्ट की गई थी जो वैज्ञानिकों की रिसर्च में काम आ सके। अब अपने सारे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद नील आर्मस्ट्रांग माइकल बस तुरंत ही स्पेसक्राफ्ट में बैठकर वापस पृथ्वी की तरफ आने लगे। सारी चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से होती हैं और वो सेफली पृथ्वी की तरफ भी आ गए। सारी पृथ्वी के लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे कि आखिरकार हम चांद तक पहुंच ही गए और ये इंसानी जगत के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। नील आर्मस्ट्रांग वो पहले इंसान बन चुके थे जिन्होंने मून के ऊपर कदम रख दिया। उनकी फैमिली का भी इंटरव्यू लिया जाता है जो नील आर्मस्ट्रांग के ऊपर प्राउड फील कर रहे थे, खास करके नील आर्मस्ट्रांग की वाइफ। उनका ये कहना था कि मुझे लग रहा है कि हम इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करते। हमने अंतरिक्ष की गहराइयों को खोदना स्टार्ट कर दिया है और आगे चलकर ऐसे कई सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन होंगे जिसमें कि इंसानी जगत आगे निकल जाएगा। यहाँ नील आर्मस्ट्रांग और उसके दोनों साथियों को पृथ्वी पर आने के बाद क्वारंटाइन जोन में रखा गया था। ये कुछ महीनों के लिए हो सकता है और ये मैंडेटरी था क्योंकि उनके साथ मून पर कौन से बैक्टीरियाज आए ये वैज्ञानिकों को अंदाजा नहीं होता, इसीलिए सेफ्टी के लिए उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। अब यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग से मिलने के लिए उनकी वाइफ आती है जो बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। साथ ही साथ नील आर्मस्ट्रांग की वाइफ को थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि एक समय पे वो अपने हस्बैंड को इस मिशन पर ना जाने के लिए कह रही थी। बट नील आर्मस्ट्रांग एकदम सही सलामत अपने पूरे क्रू के साथ मिशन कंप्लीट करके वापस आ गए। ये उनकी फैमिली और पूरे देश के लिए एक बहुत ही गौरवशाली काम होता है। नील आर्मस्ट्रांग का नाम तो सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर छप गया था और आगे आने वाली पूरी जनरेशन नील आर्मस्ट्रांग के बारे में कभी भूल नहीं सकती। इन्हें सारी चीजों के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। नील आर्मस्ट्रांग और उसके सभी साथियों को ये पहले से ही पता था कि ये मिशन बहुत ही जानलेवा हो सकता है, लेकिन उनके अंदर डेडिकेशन था और वो ठान चुके थे कि हमें ये करना है। तो इसीलिए उनके अंदर मौजूद जिज्ञासा ने ही ये सारी चीजें पॉसिबल करके दिखाई। एक तरीके से देखा जाए तो नील आर्मस्ट्रांग ने अपने सपने को पूरे करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। वो तो यहाँ तक अपनी फैमिली को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी थे। और अगर कोई इंसान इतनी कोशिश करे किसी चीज को पाने के लिए तो वो अपने लक्ष्य और टारगेट को जरूर ही पालेगा। यही सारी चीजें हमारी डेली लाइफ में भी अप्लाई होती हैं। आपने इस पूरी कहानी से क्या सीखा ये जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलना।